हेलो बच्चों, देखो बच्चों, जो एनसीईआरटी जो आपका नीट प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, जो सॉल्व हो रही है, इस समय हम लोग क्या है एटम्स का आज डिस्कशन करेंगे। 2019 से लेके 2012 तक बेटा आए हुए नीट के क्वेश्चनों का आज हम लोग क्या है डिस्कशन करेंगे कि एटम्स पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उसके अगल बगल की थोड़ी सी थियरी भी देखा जाएगा। आप लोग बेटा जानते हैं कि एटम्स में क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो तीन कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द आपका सारा क्वेश्चन घूमता है। पहला आपका क्या होता है, बोर्स का मॉडल। बोर्स के मॉडल में Br इक्वल टू NH/2 पाई। फिर आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पे 4 θ/2। फिर आपका Br इक्वल टू NH/2 पाई। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है T2 - E1 इक्वल टू H न्यू से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर आपका रेडियस नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ये भी याद रखिएगा। वेलोसिटी जो होता है 2.2 × 10⁶ z/n होता है और वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट होता है। एनर्जी जो होती है आपका क्या होता है, n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टाइम पीरियड जो होता है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ होता है। और हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऑर्बिट में जो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे ऑर्बिट में जो होती है -1.5, चौथे में जो होती है -0.85, पांचवें में जो होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छठवें में जो होता है आपका क्या -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आपका होता है। और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ होती है 1/λ इक्वल टू RZ² 1/n1² - n2², जिसमें लाइमन सीरीज में क्या होता है दूसरे तीसरे चौथे पांचवें से पहले में आते हैं। बामर सीरीज क्या होता है विजिबल रीजन में पाया जाता है, ये तीसरे चौथे पांचवें से क्या होता है आपका दूसरे ऑर्बिट में आते हैं। पाश्चन में जो होता है ये आपका इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है, ये आपका चौथे पांचवें छठवें ऑर्बिट से लेके हम तीसरे ऑर्बिट में जाते हैं। ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट जो होता है ये भी इंफ्रारेड में पाया जाता है, इसमें हम पांचवें छठवें सतवें से चौथे ऑर्बिट में आते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन आता है। और आपका जो पिफुंड होता है वह किस सीरीज में पाया जाता है, पिफुंड जो होता है वह भी आपका इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। और इसमें कहाँ से, इसमें जो होता है 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जम करके आपका पांचवें ऑर्बिट में आता है। इन बातों को ध्यान देना है। इतनी बातें अगर ध्यान देंगे तो कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन होगा वह जरूर हो जाएगा। अब चलिए आइए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं 2019 के क्वेश्चन से। तो 2019 का क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, करा द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर। मतलब पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर टोटल एनर्जी जो है, देखिएगा टोटल एनर्जी दे दिया है, टोटल एनर्जी क्या दे दिया है भाई, टोटल एनर्जी दे दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस टोटल एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ये यहां भी चलता है और ग्रेविटेशन में भी चलता है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये यहां भी चलता है और ग्रेविटेशन में भी चलता है। मतलब यहां भी वही काम करता है और ग्रेविटेशन में भी ये वही काम करता है। तो टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। तो अब आप खुद बताइए, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी दे दी गई है, ये देखिए टोटल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बोलिए भाई सही है। और पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वह 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो गया। इसका मतलब -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप खुद बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ये आपका इसमें ये तीसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा बेटा, सही होगा। ये 2019 के नीट में आया था। हर साल नीट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, ये ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन के लिए हमको क्या है, इन चीज़ों को ध्यान देना है। और यही देखिए, जो 2018 का नीट हुआ था, 2018 का जो नीट हुआ था,
इस 2018 के नीट में क्या था कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर एटम। तो अब बताओ बेटा क्या है, अभी आप पढ़ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन था 2018 में भी। मतलब पुराना पेपर लगाना कितना लाभप्रद है, ठीक है, ये आप समझ गए तो समझ लीजिए कि नीट आपकी क्या है, मुट्ठी में है, अगर आप पुराने क्वेश्चनों पे कमांड कर लिए बेटा। तो याद रखिए उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा, इधर उधर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात पे ध्यान देना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो ये बताइए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टोटल एनर्जी होता है। तो किसका किसका, टोटल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताइए काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। कौन सा, 1:-1, मतलब कौन हो गया, 1:-1, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका नीट 2018 का। अब देखिए आप जानते हैं कि उड़ीसा में क्या था उस समय, ठीक है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई थी उड़ीसा में उस समय, कुछ चीज़ें मतलब कुछ तूफान उफान आ गया था, जिस वजह से 2019 में उड़ीसा में पेपर अलग आया था। तो जब उड़ीसा में पेपर अलग आया था तो नीट 2019 फाइंड द फर्स्ट बोर, ठीक है, अब कह रहा क्या उड़ीसा 20 मई को फाइंड द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ये देखिएगा एनसीईआरटी का एकदम हूबहू क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में अंतिम क्वेश्चन एटम में है, वही क्वेश्चन आपका उड़ीसा में आया था। जो एनसीईआरटी की किताब में एकदम अंतिम क्वेश्चन दिया है, वही क्वेश्चन याद रखिए ये आया हुआ है, जो सबसे अंतिम क्वेश्चन था। क्या कर रहा है कि फाइंड द फर्स्ट बोर रेडियस, फाइंड द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द म्यूनिक हाइड्रोजन एटम, an atom in which a negatively charged muon of the mass of about 207 mass of electron orbit around a proton। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक, आप जानते होंगे म्यून का नाम आपने सुना होगा, ये देखिए म्यून का नाम आपने सुना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन है, ये देखिए म्यून का नाम आपने सुना है, ठीक है, ये म्यून। ये कह रहा कि म्यून का जो मास है वो 207 मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि इस म्यून मास का, ये जो म्यून है, इसका आप क्या करिए, फाइंड द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी और रेडियस आपको क्या है, फाइंड करना है बेटा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी और रेडियस आपको क्या है, इस म्यून का फाइंड करना है, जो 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ऑर्बिट में ही फाइंड करना है। तो आपको रेडियस पता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई क्या, जेड। यह नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जेड आपका क्या है, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर है। और इसी में देखिए मास भी छिपा होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई m जेड। n तो आपका 1 बोल रहा है, जेड आपका 1 बोल रहा है। याद रखिएगा जो म्यून है उसका एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और ऑर्बिट आपका क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ मास आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का क्या होता है, 207। देखिए बोला ना, एन एटम इन विच ए नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, लेकिन उसका जो मास होता है वह कितना होता है, 207 टाइम्स होता है उसका मास। ठीक है, तो अब ये रेडियस और मास में क्या रिलेशन हो जाएगा, देखिए रेडियस और मास में, देखिए रेडियस और मास में क्या रिलेशन हो जाएगा, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। चलिए भाई ये हो गया। अब ये बताइए यहाँ पर क्या है, आपको बोर रेडियस आपको फाइंड करना है, कितना होगा, तो बोर रेडियस भैया n और जेड आर इक्वल टू कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, इतना तो पता है ना। ठीक है, तो भैया अब देखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू M2 अपॉन M1। M2 का मतलब क्या हो गया, M म्यू, और M ई, और ये क्या हो गया, R म्यू हो गया। बोले भाई हो गया, या R म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, R1 यम्मी,
R1 यम्मी अपॉन म्यू यम म्यू। ये देखिए R1 कितना है 0.53 है, ये देखिए यम ई हो गया कि नहीं, और ये क्या हो गया 207 और क्या हो गया यम ई हो गया, ये एंगस्ट्रॉम में आया, ये देखिए कट गया। इसको सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, आर म्यू इक्वल टू, तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा और ये 2 दूनी 4, तो लगभग क्या आएगा 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर आएगा। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। आर म्यू इक्वल टू जो आएगा 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका म्यूनिक का रेडियस हो जाएगा। अब एनर्जी इसी में बताना है आपको। तो एनर्जी आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मास। ये देखिएगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, E1 अपॉन ई म्यू इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ म्यूऑन, या ई म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 इंटू यम म्यू अपॉन यम्मी। देखिए इधर आ रहा ना, आ रहा है। ई म्यू इक्वल टू E1 इंटू कितना हो जाएगा, ई म्यू अपॉन यम्मी हो जाएगा, यम्मी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ई म्यू इक्वल टू, ये हो गया 13.6 इंटू ये क्या म्यूनिक का मास, देखिए म्यूनिक का मास कितना हो गया, ये 207 यम्मी हो गया अपॉन यम्मी, ये माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये ध्यान रखिए कितना आएगा, -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये 1 ऑप्शन सही हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आपका 1 ऑप्शन सही हो गया। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब 2017 में चलते हैं। अब देखिए भाई क्या करा, नीट 2017 का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेमडा ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो चलिए बामर सीरीज के लिए हम देख लेते हैं क्या लास्ट लाइन क्या होता है। तो बामर सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू लेमडा बामर, ठीक है, R1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। N1 इक्वल टू 2 और N2 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, किसके लिए, बामर के लिए। तो 1/λ बामर जो होगा R 2 दूनी 4 हो जाएगा, या लैम्डा बी इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा R। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली आप लैम्डा लाइमन के लिए निकालेंगे R, इसके लिए क्या होगा N1 इक्वल टू कितना होगा लास्ट लाइन 1 और N2 इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होता है पहले ऑर्बिट में आता है और बामर में क्या होता है दूसरे ऑर्बिट में आता है। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, या लैम्डा लाइमन जो होगा वह कितना हो जाएगा 1/R। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इसको अगर डिवाइड आप करेंगे, देखिए अगर लैम्डा बी और लैम्डा एल को अगर डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, बी वाला। तो ये बेटा हो गया नीट 2017 का कौन सा क्वेश्चन, नीट 2017 का। अब देखते हैं नीट सेकंड 2016 का एक क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, जंप फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इट इमिट्स ए फोटोन ऑफ लैम्डा। तो चलिए हाइड्रोजन एटम में कहां से कहां थे, ये देखिए एक्साइटेड स्टेट में एक ऑर्बिट आगे हो जाती है, जैसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहता तो हम 4 ले लेते हैं, लेकिन जब ऑर्बिट कहता है तो जितना कहता उतना ही लेते हैं। तो यहां देखिए पहला क्या केस कह रहा है कि N2 इक्वल टू 3 to N1 इक्वल टू 2 कह रहा है। तो अब देखो 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, या R 1/4 माइनस 1/9, या 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा R 36, 9 में से 4 जाए कितना बचेगा 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा इट इमिट्स ए फोटोन ऑफ लैम्डा व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, मतलब N2 कितना हो गया 4 और N1 कितना हो गया 3, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी। तो अब इसके लिए देखिए कितना क्या करना पड़ेगा 1/λ इक्वल टू
1 बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, या आर 13394416, या लेमडा 1 बाई लेमडा डैश इक्वल टू क्या हो गया आर अपॉन 144, और ये देखिए 7 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। देखिए भाई, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। चलिए भाई, इक्वेशन ठीक है सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दिया, तो क्या आ गया, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करिए, लेमडा डैश अपॉन लेमडा हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट डिवाइडेड बाई अगर सेकंड करेंगे तो लेमडा डैश अपॉन कितना हो गया, लेमडा हो गया। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आर 5/36, और ये देखिए 7r इंटू 144। क्यों भाई, ये तो हो गया 7r, ठीक है भाई 144। अब देखिए 36 से ये कितनी बार गया, हमारे ख्याल से ये 4 बार जाएगा, r से r कट गया, तो ये क्या हो गया 20/7, यानी लेमडा डैश इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा डैश इक्वल टू 20 लेमडा बाई क्या 7, लेमडा डैश इक्वल टू 20 लेमडा बाई 7, 20 लेमडा बाई 7। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ये देखिए सी वाला ऑप्शन हो गया। क्यों भाई, सी वाला हो गया। तो ये आपका हो गया नीट सेकंड 2016 तक। अब नीट फर्स्ट में चलते हैं। चलो भाई देखो, अब नीट फर्स्ट में देखो 2 क्वेश्चन आया था। जानते हैं कि 2016 में नीट की 2 परीक्षा हुई थी, एकदम वही साल भी है। उस साल भी जुलाई में एक पेपर हुआ था बेटा, ठीक है। नीट उस साल से क्या है, पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था, इसलिए परीक्षा 2 बार हुई थी। एक आपका फर्स्ट पेपर था और एक जुलाई में पेपर था। तो याद रखिए वही समय इस समय भी है। जो बच्चा मेहनत किया, पढ़ा, उसने सेकंड वाले में बड़ा ज़बरदस्त किया, और जो थोड़ा सा भी लापरवाही किया, अच्छे बच्चों को हम लोगों ने देखा कि उनका सेकंड वाले में रिजल्ट क्या है, ख़राब हो गया। तो इसलिए बेटा हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, ठीक है। जुलाई में पेपर है तो और अच्छी बात है, आपको तैयारी करने का अच्छा समय मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फार्मूलों से अलग कोई क्वेश्चन आएगा, सब रिपीटेड प्रॉब्लम है। देखिए कितना आसान। अभी इसके पहले मैंने इसको भी डिस्कस किया। गिवन द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 10⁻7 पर मीटर, फाइंड वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई लेमडा होता है। देखिए वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई लेमडा। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी। क्यों भाई, लास्ट लाइन का मतलब ये तो होता है, लास्ट लाइन का मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, लास्ट लाइन ऑफ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बामर सीरीज। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ है। तो भाई आपके पास 1 बाई लेमडा इक्वल टू r, और ये 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये 1 इंटू 10⁻7 है, अपॉन कितना हो गया 4। 1 में इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 10⁻7 मीटर पावर -1। देखिए कितना आसान आ गया, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। छोटी छोटी बातें एकदम बेटा आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीट फर्स्ट 2016 में चलते हैं, नीट फर्स्ट 2016 में चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v bombard एन ए हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये देखिएगा बेटा, प्रीवियस ईयरों में ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं तो 2012 तक ही पहले राउंड में सॉल्व कर रहा हूँ, 2012 के पीछे भी 2010 में भी है, ठीक है। ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या करा इसमें, करा कि अल्फा पार्टिकल का जो बम्बार्डमेंट है न्यूक्लियस पे जो होता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट, रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। देखिए भाई रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है, क्या है रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट। देखिए रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है प्लस Ze, ये इसका रेडियस दिया गया है। ये देखिए अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट है, इस पे किया जा रहा है। तो जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जाएगा तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी v अल्फा है, ये अल्फा पार्टिकल आएगा यहीं रुक जाएगा, 2e चार्ज है, इस पे Ze चार्ज है। अब ये बताइए अल्फा पार्टिकल की साइज जो है इस हैवी न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में काफी कम है,
तो जब इसकी साइज इसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब इसकी साइज इसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है तो क्या होगा यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ये देखिए न्यूक्लियस जो होगा, यानी हाफ यम वी का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E/ZE अपॉन R0। अब आप खुद देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है कौन, R0 ही तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो R0 अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तो ये R0 यम पे डिपेंड कैसे कर रहा है, खुद देख लीजिए आप लोग, R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यम, यानी R0 किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यम। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गया नीट फर्स्ट का 2016 का क्वेश्चन। चलते हैं, देखिए भाई, नीट 2015 में जो क्वेश्चन आया था वह 2013 में भी आया था, हूबहू क्वेश्चन उतार दिया था। करा कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वह सीरीज लिमिट में होता है, मतलब लास्ट लाइन में होता है, और लास्ट लाइन में होता है, ये ध्यान रहे, हमेशा लास्ट लाइन में होता है। तो लास्ट लाइन का मतलब, जैसे हम लाइमन के लिए चलते हैं, लाइमन के लिए ये देखिए 1/λ लाइमन के लिए चलते हैं, तो R लास्ट लाइन का मतलब N1 क्या होगा, और ये देखिए इन्फिनिटी हो जाएगा। ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होता है वह फर्स्ट मेंबर में होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होता है वह देखिए फर्स्ट मेंबर में। तो फर्स्ट मेंबर का मतलब फर्स्ट मेंबर, यानी N1 = 1, ठीक है, और N2 = क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये देखिए 1/λ लाइमन R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, या R 1 - 1/4, या R 3/4, या लैम्डा लाइमन कितना हो गया, 4/3R हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, तो बामर क्या होता है, बामर के लिए याद रखिए, बामर के लिए दूसरा वाला लिया जाता है, ये देखिए दूसरा। अब बामर के लिए क्या फर्स्ट मेंबर होता है, ये देखिए फर्स्ट मेंबर बामर के लिए, ठीक है, N2 = 3 to N1 = 2। तो चलिए लैम्डा बामर जरा देख लेते हैं, लैम्डा 1/λ बामर = R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, या इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। अब देखिए 36 यानी 5R/36, या लैम्डा बामर कितना होगा बच्चा लोग, लैम्डा बामर जो होगा वह 36/5R हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये आपका बामर के लिए क्या हो गया, वह लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई, याद रखिएगा बामर के लिए, ठीक है, तीसरे से दूसरे में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है, होती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। हमने क्वेश्चन करा है लैम्डा L/λ बामर, तो ये देखिए लैम्डा L क्या है, 4/3R, और ये क्या लैम्डा B कितना है, 36/5R, 36/5R, ये देखिए R से R कट गया, और ये क्या हो गया भाई, 4 से 9 हो गया, यानी 5/27। अब बताइए 5/27 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो 5 क्या हो गया, 27, ये कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। अब चलते हैं नीट 2015, जो कैंसिल परीक्षा हुई थी, जो पेपर आउट हुआ था, ठीक है, उसमें देखिए नीट 2015 कैंसिल वाले पेपर में, ये तो 2015 में हो गया, इसमें भी आपका जुलाई में पेपर गया था, ये ध्यान रखिएगा, जून जुलाई में पेपर गया था 2015 में भी। अब देखिए ये क्या करा, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करा कि हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए।
तो चलिए भाई, क्या कहा जा रहा है कि नीट 2015 कैंसिल में ये कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू होता है 2.2 इंटू 10⁶ Z/n होता है, यही तो होता है। अब हीलियम प्लस के लिए देखिए, हीलियम प्लस के लिए Z इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही बोर का फार्मूला केवल 2 है, हीलियम एटम के लिए नहीं सही होगा, क्योंकि हीलियम एटम में 2He4 होता है। ये हीलियम प्लस के लिए सही है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 2 ही कंसीडर किया जाएगा। और तीसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताइए यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, 2.2 इंटू 10⁶ Z कितना हो गया, Z हो गया 2/3 हो गया, या v इक्वल टू क्या आएगा 1.46 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं बेटा, कितने छोटे छोटे, इनको ध्यान देंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए 2014 की तरफ चलिए भाई, देखिए नीट 2014 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा कि हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम। तो अगर हमको क्या है ये पता चल जाए कि एनर्जी डिफरेंस अगर हमको पता चल जाए कितना होगा, वेवलेंथ से हमको एनर्जी डिफरेंस पता चल जाएगा, एनर्जी डिफरेंस पता चल जाएगा, तो हम एनर्जी डिफरेंस से देख सकते हैं कि वह एटम मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक एक्साइट किया है। और जब हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट पता चल जाएगा तो याद रखिएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होती हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम n या n-1/2। अगर पहले ऑर्बिट में अगर ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये होता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन n-1 होता है, जहां n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है। n क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, n जो है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, n जो है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है। तो अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना एनर्जी डिफरेंस है। तो चलिए भाई एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा E इक्वल टू hc/λ। आपको पता होगा कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया तो इसका शॉर्टकट फार्मूला 12400/λ एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और लैम्डा अगर क्या नैनोमीटर में दिया गया है तो 12400, ठीक है, ये होता है 1240/λ नैनोमीटर में अगर होता है तो ये होता है। तो अभी देखिए डेल्टा E इक्वल टू 12400/975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब देखते हैं 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के किस किस एटम में है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये एनर्जी लेवल होते हैं, ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं। पहले में कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दूसरे में -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये देखिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन के लिए। होता है कि नहीं, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप मैक्सिमम चीज़ें कर ले जाएंगे, कम से कम 6 तक तो याद ही कर लीजिए, 6 ऑर्बिट तक तो कम से कम याद ही कर लीजिए। अब देखिए अगर इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो 10.2 आएगा, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो 12.09 आएगा। लेकिन अगर इसमें से आप इसको माइनस करते हैं, ये देखिए डेल्टा E इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में हो रहा है। यानी कितने एनर्जी लेवल हो गए, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, 4, और n इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो गई, 4 -1/2, यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। कितने स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना भाई। अब चलते हैं नीट 2000। देखिए भाई कर्नाटका नीट का क्वेश्चन है, करा कि एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन n1 से n2 तक ट्रांजिशन कर रहा है, n1 से n2 तक, वेयर n1 n2 आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स।
द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज द 8 टाइम्स ऑफ द फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में वह 8 टाइम्स है फाइनल स्टेट का। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n1 n2। तो अब बेटा जरा देख लीजिए टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑर्बिट में क्या रिलेशन है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए अगर वो चीज़ें पता है तब तो बहुत आसान है। टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑर्बिट में रिलेशन होता है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। और टाइम पीरियड ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट में रिलेशन होता है, जैसे कैपलर्स लॉ में चलता है ऐसे ही रिलेशन होता है। तो रेडियस नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट दिया है, तो बारी बारी से ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, देखते हैं किसमें 8 टाइम्स आता है। चलिए इसमें चेक कर लिया जाए। t1 अपॉन t2 इक्वल टू, ठीक है, 6/2 का क्या क्यूब, पहला ऑप्शन कितना हो गया 27 टाइम्स हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए बी वाला चेक कर लिया जाए, ये चेक कर लिया जाए। t1 अपॉन t2 इक्वल टू 8/1 का क्यूब, और ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब चलिए डी वाला चेक कर लिया जाए, ये चेक कर लिया जाए। t1 अपॉन t2 इक्वल टू 4/2 का होल क्यूब, यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 8, या t1 अपॉन t2 इक्वल टू 8, या t1 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ t2। क्या यही क्वेश्चन कहा है ना, यही क्वेश्चन कहा है ना कि द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स ऑफ फाइनल स्टेट। तो क्या बताइए 8 टाइम्स ऑफ फाइनल स्टेट आ रहा है कि नहीं? जब 8 टाइम्स ऑफ फाइनल स्टेट आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। ठीक है भाई, अब चलते हैं 2000। चलिए भाई, नीट 2012 का क्वेश्चन है, करा इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n2 इक्वल टू 4 और n1 इक्वल टू कितना 3। ठीक है, फिर करा देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n2 इक्वल टू 3 एंड n1 इक्वल टू 2। मैंने आपसे कहा था कि एक्साइटेड स्टेट में एक आगे हो जाता है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे भी एक डिस्कस किया है, लेकिन हाँ उसमें ऑर्बिट बोला था 4 से 3 और 3 से 2 बोला था कि नहीं, तो ये एक्साइटेड स्टेट बोल दिया है। तो अब देखिए कितने पुराने क्वेश्चन इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बेटा इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन देखिएगा आपका आ जाएगा। तो अब क्या है 1/λ1 इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या 4 का स्क्वायर, और 1/λ2 इक्वल टू r 1 कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? 20/7 आपका सही आएगा। तो कौन सा सही आएगा? 20/7। ये हो गया नीट 2012 का। अब देखिए आगे देख लेते हैं इसमें। चलिए भाई, नीट 2012 का प्रॉब्लम है, देख लीजिए। नीट 2012 का करा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल n2 इक्वल टू 5 टू ग्राउंड n1 इक्वल टू, ठीक है, ये 5th एनर्जी लेवल है, तो इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, वो 5 से ही हम आएंगे। तो अब देखो इनका 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, या 1/λ इक्वल टू r 24 अपॉन कितना हो गया 25। करा वेलोसिटी बताइए, फोटोन इमिशन की वेलोसिटी बताइए। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम जो फोटोन का होता है वह mv इक्वल टू h/λ होता है। क्यों भाई, ये तो होता है h/λ को ही तो मोमेंटम कहते हैं, तो mv इक्वल टू h/λ होता है। अभी बताइए mv इक्वल टू अगर h/λ होता है तो बोलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/λ हो जाएगा, h/λ 1/λ की वैल्यू कितनी है? 1/λ की वैल्यू रखेंगे तो RH 24/25 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो ये नीट 2012 का हो गया।